जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो हाल ही दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, जनता पार्टी ने किस वर्ष किस पंचवर्षीय योजना को समय से एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। आपसे पूछा कि जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह थी 1974 से 1979 तक इसकी अवधि थी। यह योजना इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ। लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और उन्होंने इस योजना को एक वर्ष पहले ही यानी 1978 में समाप्त कर दिया। जनता सरकार ने यह कहा कि यह योजना देश की नई आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती। इसके बाद उन्होंने रोलिंग प्लान 1978 से 80 शुरू किया, जो वार्षिक लक्ष्यों पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। आपसे पूछा है कि गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। टैगोर ने यह गीत 1905 ईस्वी में लिखा था, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इस गीत में उन्होंने मातृभूमि बंगाल के प्रति प्रेम और एकता का संदेश दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे, भारत का जनगण मन, बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला उनके ग्रंथ गीतांजलि के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के छठवें गुरु हैं। उन्होंने अपने पिता गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान के बाद गुरु पद ग्रहण किया। उन्होंने मीरी और पीरी की परंपरा शुरू किया। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि मीरी और पीरी की परंपरा की शुरुआत किसने की। तो गुरु हरगोबिंद ने। मीरी मतलब है सांसारिक और राजनीतिक शक्ति, पीरी मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। उन्होंने सिखों के केवल भक्ति नहीं बल्कि शक्ति और आत्मरक्षा का भी संदेश दिया। गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त की भी स्थापना की। बाकी विकल्पों की बात है तो गुरु अर्जुन देव सिख के पांचवें गुरु थे, गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, और गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे और गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के छठे प्रधानमंत्री, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और निशान ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दोनों प्राप्त हुए। भारत रत्न उन्हें 1991 में मिला, निशान ए पाकिस्तान इन्हें 1990 में मिला। यह सम्मान उन्हें भारत पाक संबंधों में शांति और सौहार्द बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। उनके शासनकाल में 1909 को भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसे मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था दी गई, यानी केवल मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते हैं। यह व्यवस्था आगे चलकर भारत की सांप्रदायिक राजनीति की जड़ बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना
स्थापना 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय स्थलों जैसे सांची, सारनाथ, बोध गया और तक्षशिला की खुदाई कर भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक रूप से पुनर्स्थापित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। अनुच्छेद 279A का संबंध वस्तु एवं सेवा कर परिषद से है। यह अनुच्छेद संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया था। जीएसटी परिषद का गठन 1 जुलाई 2017 को किया गया, जब भारत में जीएसटी प्रणाली लागू हुई। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से जुड़ी नीतियों, दरों और नियमों का सहमति बनाना। जीएसटी परिषद की संरचना की बात करें तो अध्यक्ष होते हैं भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्यों की बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है। आपसे पूछा है कि भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष और उससे ऊपर। भारत में साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। यह मानक जनगणना विभाग द्वारा अपनाया गया। पहले 1951 जनगणना में यह सीमा 5 वर्ष और इससे अधिक थी, लेकिन 1991 से इसे 7 वर्ष कर उससे अधिक कर दिया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो साक्षरता दर जो भारत की थी वो 74.04% थी, जिसमें पुरुष का जो साक्षरता दर था पुरुष का था 82.14% और महिलाओं का था साक्षरता दर जो थी वो थी 65.46%, जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। आपसे पूछा है किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसका निर्माण पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हुआ। इस अधिनियम और निर्णय के पीछे प्रमुख भूमिका सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि पंजाब को भाषाई आधार पर विभाजित किया जाए, हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर हरियाणा राज्य बनाया जाए, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए और अस्थायी रूप से दोनों की राजधानी रहे। तो क्या ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। माता राज्य है पंजाब, गठन अधिनियम पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1966, राजधानी है चंडीगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा बांग्लादेश के साथ है। दोनों देशों के बीच सीमा की कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। यह सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे जटिल भूमि सीमा मानी जाती है। भारत बांग्लादेश की जो लंबाई है, सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत चीन की कितनी है, तो भारत चीन सीमा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। और भारत पाकिस्तान की क्या है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल
1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और जन स्वास्थ्य नीतियों पर कार्य करती है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी संगठन की स्थापना की याद में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। 1911 ईस्वी में कोलकाता तब नाम कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गीत गाया गया था। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। बाद में यही गीत स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय गान बना। यह अधिवेशन दिसंबर 1911 में हुआ, ठीक उसी समय जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य घोषित किया। इसे ही विमुद्रीकरण यानी कि डेमोनेटाइजेशन कहा गया। इस निर्णय का उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकार विधेयक से ली गई। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा के लिए दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। तो क्या ध्यान रखना है, या भाग 3 में इसको उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से 35। संविधान प्रेरणा सूत्र यूएस से बिल ऑफ राइट्स 1971 से। उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसएसआर से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ में यह प्रणाली 1928 में जोसेफ स्टालिन के समय शुरू हुई थी। बाद में स्वतंत्रता के बाद योजना आधारित आर्थिक विकास मॉडल अपनाया गया। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, जिसने सोवियत शैली से प्रेरित होकर यह प्रणाली लागू की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के समय। क्रिप्स मिशन। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 51 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। वह 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, जिनका नेतृत्व सर स्टेफन क्रिप्स ने किया था। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए बनाने भेजा गया था। मिशन ने स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने के अधिकार की पेशकश की, लेकिन तत्काल डोमिनियन स्टेटस से अधिक कुछ नहीं दिया। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और हटाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृति न दी जाए। हटाने का प्रस्ताव केवल उपयुक्त कारण के आधार पर हो सकता है। अनुच्छेद 67 के मुख्य बिंदु है कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप से दे सकते हैं। हटाना प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 14 दिन पूर्व नोटिस आवश्यक है। राज्यसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाए। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल और हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्य निष्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। आपसे पूछा कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का संगठित और संतुलित उपयोग करते हुए अधिक विकास की योजनाएं बनाना। स्थापना वर्ष था 1950। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि व सिंचाई पर केंद्रित थी। योजना आयोग को वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएसएलवी का जो पूर्ण नाम है वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया। पीएसएलवी का उपयोग मुख्यतः ध्रुवीय कक्षा और सूर्य सिंक्रोनस कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए किया जाता है। पहला प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को इससे किया गया। पहली सफल उड़ान पीएसएलवी D2 15 अक्टूबर 1994 को। विकासकर्ता इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापना 1969 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रा का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो रवि सिन्हा के जहां पर पराग जैन को बनाया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पराग जैन 1989 बैच आईपीएस अधिकारी पंजाब कैडेट को रा का प्रमुख सेक्रेटरी और रिसर्च नियुक्त किया गया, जो 1 जुलाई 2025 से पद ग्रहण करेंगे। रा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। रा की स्थापना का मुख्य कारण 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलताएं हैं। रा का गठन इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था। रा के पहले प्रमुख थे RN काउ। ये भी ध्यान रखें। रा का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।